नमस्कार, बिहार चुनाव की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ में हूं संतोष कंगवा। जिन तारीखों का ऐलान पूरा बिहार कर रहा था, आज चुनाव आयोग ने उन तारीखों का धमाकेदार अंदाज में ऐलान कर दिया। बिहार में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 6 नवंबर को होगा और दूसरा चरण 11 नवंबर को, जब बिहार के मतदाता घरों से बाहर निकलेंगे और लोकतंत्र के महापर्व में अपने वोट की आहुति देंगे। और फिर 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। ये तारीखें सिर्फ कैलेंडर पर नहीं बल्कि बिहार के भविष्य पर लिखी जाएंगी, क्योंकि 14 नवंबर को ही मालूम पड़ेगा कि किसके दावे थे ज्यादा मजबूत और किसे मिला जनता का साथ भरपूर। खैर, चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आने लगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इसे परिवर्तन का त्योहार करार दे रहे हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एनडीए को जन कल्याण और सुशासन का पर्याय बता रहे हैं। नड्डा का दावा है कि यह चुनाव विकास के रास्ते पर बिहार को ले जाने, घुसपैठियों को मुक्त करने और जंगल राज को रोकने का है। गृह मंत्री अमित शाह महागठबंधन को सीधे ललकार रहे हैं। उनका दावा है कि एनडीए पूरी तरह तैयार है और भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। कांग्रेस, जेडीयू, वीआईपी, एलजेपी रामविलास के नेताओं ने भी अपने अपने दावे किए हैं, अपने अपने तर्क दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अब की बार बिहार में किसकी बहार, कौन जीतेगा बिहार? आज की बहस इन्हीं सवालों पर। डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। बज गई बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी। निर्वाचन आयोग ने किया चुनाव की तारीखों का ऐलान। 2 चरण में होंगे मतदान। 14 नवंबर को आएंगे चुनाव के परिणाम। जिसका इंतजार था वो घड़ी आ ही गई। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इस बार 2 चरण में विधानसभा के चुनाव होंगे। पहले फेज में 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी। मतगणना की तारीख 14 नवंबर तय हुई है। इसी दिन पता चलेगा कि बिहार में इस बार किसकी सरकार। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज में नामांकन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर को शुरू होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है। नाम वापस लेने की तारीख 20 अक्टूबर है, जबकि मतदान 6 नवंबर को होगा। दूसरे फेज का नामांकन 13 अक्टूबर से शुरू होगा। नामांकन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है। 23 अक्टूबर की तारीख तक नाम वापस ले सकते हैं और दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को होगी। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। 2020 में 3 फेज में चुनाव हुए थे। पहले चरण में 28 अक्टूबर 2020 को 71 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण में 3 नवंबर को 94 सीट और तीसरे चरण में 7 नवंबर को 78 सीटों पर मतदान हुआ था। मतगणना 10 नवंबर को हुई थी। नतीजों की बात करें तो 2020 में एनडीए को 125 सीट, जबकि महागठबंधन को 110 सीट पर जीत मिली थी और 125 सीट जीतकर एनडीए ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। अब सबकी नजर 14 नवंबर की तारीख पर टिक गई है, जब चुनाव के नतीजे आएंगे और पता चलेगा कि इस बार बिहार में किसकी सरकार। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की वापसी होती है या 20 साल बाद बिहार बड़े बदलाव का गवाह बनता है। वैसे चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं।
आज बहस चुनाव की में हम पूछेंगे तारीखों का ऐलान, बिहार में किसकी बहार। तारीखों का ऐलान हो चुका है, अब बिहार में किसकी बहार है। 2 चरणों में मतदान, किसका होगा कल्याण, एनडीए या महागठबंधन, बिहार में किससे एडवांटेज, चिराग फैक्टर बिहार चुनाव में कितना काम करेगा। तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर अनुप्रिया और बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी जुड़ रहे, तो वहीं विपक्ष से कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन और सीपीआई एमएल से कमलेश शर्मा जी जुड़ रहे। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार जी भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन जी आपसे। इंतजार खत्म, तारीखों का ऐलान हो गया, 2 चरणों में चुनाव है, 14 नवंबर को परिणाम है। तारीखों के ऐलान पर तो इलेक्शन कमीशन से कोई नाराजगी नहीं है या है? देखिए, लोकतंत्र की जो आने वाला त्योहार है उसका सबसे पहले स्वागत करते हैं हम लोग। और दूसरी बात यह है कि आज चुनाव आयोग ने वही काम किया जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे थे। आज 2 चरणों में चुनाव भारतीय जनता पार्टी के दोनों चरणों पर जाकर ईसीआई ने समर्पित कर दिया। और आपने कितने चरणों की मांग की थी? 2 चरणों में ये चुनाव जो हो रही है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस ने जब चुनाव आयोग के साथ आपकी मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, उस बैठक का हिस्सा आप भी थे, आपने कितने चरणों में मांग की थी? हम लोग तो 12 मांग पत्र भी दिए हुए थे कि 12 कम से कम हमारे जो डिमांड्स हैं, जो वोटर्स काटे गए हैं, जोड़े गए हैं, महिलाओं के नाम है, लिंग उनका, उम्र उनका, और कितना डिलीशन हुआ, कितना एडिशन हुआ, उसका जो मशीन रीडेबल डॉक्यूमेंट है वो भी उपलब्ध कराया जाए। शरण कितनी डिमांड की थी? आप कितने फेजेस में चुनाव चाहते थे? कांग्रेस कितने फेजेस में चुनाव चाहती थी? आज इस चुनाव से कम आने वाले समय में बिहार के लिए 20 वर्षों का जो कुशासन है, जो ट्रबल इंजन की सरकार इस बिहार में चल रही है, उससे छुटकारा पाने के लिए 2 चरणों में ही हम लोग पूरी तैयारी के साथ उतरने वाले हैं। और बिहार की आरोप हालांकि बीजेपी पर गंभीर लगाया है, लेकिन अनुप्रिया जी 2 चरणों में चुनाव की जो डिमांड थी वो कांग्रेस की भी थी, बीजेपी 1 से 2 कह रही थी, आप 1 कह रहे थे, आरजेडी 2 कह रही थी। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। उसके बावजूद चुनाव आयोग ने बीजेपी के हिसाब से ये डेट अनाउंस कर दी। नवंबर से ट्रैप रिकॉर्ड चलने वाला था कांग्रेस का और आरजेडी का। ट्रैप रिकॉर्ड जो चलता है, इलेक्शन कमीशन ने कर दिया एनडीए के तरफ के लिए। और उन चुनाव इलेक्शन कमीशन को ईवीएम को जो आरोप लगाते हैं हारने के बाद में, वो आज से कांग्रेस के प्रवक्ता ने चलाना चालू कर दिया। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ संतोष जी? आपको याद होगा कि जब चुनाव के चरण ज्यादा हुआ करते थे तो कांग्रेस आरोप लगाता था कि ज्यादा चरणों में चुनाव करते हैं, ये मौका देते हैं कि मोदी जी बिहार आए, बिहार के लोगों को प्रभावित करे, योजना के बारे में जानकारी दे। तो इलेक्शन कमीशन ने इनकी बातों को मान लिया, पहली। दूसरी बात, ये कहते थे रिजल्ट के बाद में कि देखिए गलत वोटरों के माध्यम से, मतलब डुप्लीकेट वोटरों के माध्यम से चुनाव जीत लिए हैं। अब एसआईआर की प्रक्रिया के तहत वोटिंग लिस्ट भी दुरुस्त कर दी गई है। अब बताइए इनको क्या क्या चाहिए? इनके लिए तो पूरा इलेक्शन कमीशन ने पिच बैठा दिया है। अब इनके पास में प्लेयर अच्छे नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? अब हमने जो मांग रखा था कि 1 चरण में हम चुनाव लड़ेंगे, या बीजेपी ने 2 चरणों की बात की थी, ये क्यों कहा था? क्योंकि बिहार की जनता को 2 दशकों में, मतलब 20 वर्षों में हमने जनता के लिए काम किया है, जनहितों के लिए काम किया है। तो हमें पता है कि हम अपने कामों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन इनके पास में ना नियत है, ना नीति है, ना चेहरा है। तो इसलिए जो 15 नवंबर 2025 के बाद में इनका रिकॉर्ड बजता, वो आज से बजना चालू हो गया है। मैं गलत होंगी संतोष जी मुझे बताइएगा। ये क्या कांग्रेस ने, आरजेडी ने कभी आरोप नहीं लगाया है कि इलेक्शन कमीशन ज्यादा चरणों में चुनाव करा करके ये एनडीए को मौका देती है कि इनके नेता अलग अलग क्षेत्रों में घूमे? लेकिन इन्होंने मान लिया है कि इनके पास में नेता नहीं है, इनका गठबंधन उस लायक नहीं है कि जो जनता के बीच में जा सके, ना चेहरा है ना नीति। ठीक है कमलेश जी, 2 चरणों में चुनाव पर क्या सीपीआई एमएल को भी परेशानी है, कुछ दिक्कतें हैं, या आप संतुष्ट हैं कि 2 चरणों में चुनाव हो रहा, ठीक हो रहा है? हम चुनाव के लिए तैयार हैं। चुनाव वो 2 चरण में कराएं, 3 चरण में कराएं, उससे कोई परेशानी नहीं है। वो चुनाव कराएं, इस पर हमको कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो चुनाव करवा रहे हैं, पूरा इलेक्शन कमीशन का जो पहले रोल रहा
वो इलेक्शन कमीशन का रोल एक एनडीए के पार्टनर के बतौर और एनडीए के जो है बतौर एजेंट के बतौर काम करने का रहा। इस पर हमारी आपत्ति रही है। और जो एसआईआर कराया गया, एसआईआर आपत्ति आप दर्ज कराते रहे समय समय क्या पर। उपलब्धि है? अब तारीखों का ऐलान हो चुका है, अब तारीखों का ऐलान हो चुका, 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी के इशारों पर 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। आप 2 चरणों में चुनाव से संतुष्ट हैं? आपकी क्या डिमांड थी? आप 2 चरणों में चुनाव जाते थे, ज्यादा चरणों में चुनाव चाहते थे? मेरा कहना यह है, ये सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम इस देश के स्वायत्त संस्थाओं को तो रौंद दिया है। तो बिहार जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, चुनाव आयोग उसके आगोश में है, चुनाव आयोग उसके हिसाब से चल रहा है, उसके कहने पर चल रहा है। आरोपों में दम होता तो सुप्रीम कोर्ट से आपको राहत मिल गई होती, सुप्रीम कोर्ट आपके साथ में खड़ा हो गया होता। कभी कभी आप सुप्रीम कोर्ट पर भी इस तरह के आरोप लगा देते हैं। फिर आप पर सवाल उठता है कि चुनाव से पहले जब आप इस तरह की भाषा बोलने लगते हैं तो समझ में आता है कि आप एक हताशा में हैं। कुंतल कृष्ण जी, आपको ना 1 चरण में चुनाव में परेशानी थी, ना 2 चरणों में चुनाव में परेशानी थी, जबकि आरजेडी और कांग्रेस दोनों 2 चरणों में चुनाव चाहते थे। अब 2 चरणों में चुनाव हो रहा है, फिर भी परेशानी है। तो किस तरह से आरजेडी को और कांग्रेस को संतुष्ट किया जाए? संतोष जी, आरजेडी और कांग्रेस अपनी हार मान चुकी है, तो उन्हें परेशानी तो होगी ही होगी। जब उन्हें पता होता है कि शर्तिया वो हार रहे हैं, तो शुरू से ही वो एक स्केप रूट ढूंढने लगते हैं। आप यही समझ जाए ना कि आरजेडी और कांग्रेस की तो हालत ये है कि ये तो अब प्रॉक्सी प्लेयर लेके आ रहे हैं, इनको अपने खिलाड़ियों पे विश्वास ही नहीं है। ये पीके टीके पता नहीं किसको किसको पकड़ के ला रहे हैं, हालत तो ये है। तो इनको तो चुनाव से ही परेशानी होगी, चूंकि पता है कि इस बार चुनाव के बाद तो आरजेडी और कांग्रेस दोनों मिला करके भी अगर दहाई अंक में पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर नेता विपक्ष बनने के लिए कोई मिनिमम क्राइटेरिया होगा तो शायद तेजस्वी और उनके साथी उस मिनिमम क्राइटेरिया पे भी नहीं पहुंच पाएंगे। इस बात का इनको एहसास हो गया है। जब इतनी हताशा, इतनी निराशा है, तो ये तो अपने पुराने रेटोरिक्स गाएंगे ना। अब ये घिसी पिटी राग हो गई भाई, अब ये कैसेट घिसा पिटा हो गया। आप कुछ नई बात करो। आप लोगों को अगर कुछ बहाना ही ढूंढना है तो कुछ नया बहाना ढूंढो। हर बार वही चुनाव आयोग ने, जब आप जीतते हो तो चुनाव आयोग सही काम करता है, और जब आप हारते हो तो चुनाव आयोग के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हो। अभी झारखंड में जीत गए तब तो चुनाव आयोग सही था, अभी कर्नाटका में जीत गए, चुनाव आयोग ने बड़ा अच्छा काम किया। और जब पता है कि बिहार में पक्का हारोगे, आप अपने कुकृतों से हारोगे भाई। इसमें चुनाव आयोग का कोई रोल नहीं है। बिहार की जनता आपको हरवाएगी। चुनाव आयोग सिर्फ चुनाव करवाएगा, चुनाव के दिन वोट बिहार की जनता देगी और वो आपके खिलाफ वोट देगी। इस बात को आपने मान लिया है, अच्छी बात है, लेकिन अब इस तरह का रुंदन क्रंदन मत करो ना। ठीक है, क्या मतलब बनता है? देश की जो संस्थाएं हैं उनको आप ग्रे कलर दे देते हैं। डॉक्टर संजय जी, अब तक हम देखते थे जो पैटर्न होता था वो चुनाव जीतने या हारने के बाद ईवीएम पर पहुंचा जाता था, इलेक्शन कमीशन पर पहुंचा जाता था। ये तो अभी तो आज तारीखों का ऐलान हुआ है और तारीख भी वही 2 फेज, वही 2 चरण जिनकी मांग की जा रही थी। उसके बावजूद चुनाव आयोग पर, चुनाव आयोग को तो अधिकार किसने दिया है? आपके संविधान ने ही तो दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दिया है। तो मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो या मतदान कराने की प्रक्रिया हो, ये तो चुनाव आयोग ही तय करेगा। और पार्टियों से राय तो ली गई थी, ठीक है, वो चरण की बात को लेकर के जो उन्होंने वहां कहा था वो तो रिकॉर्ड में है। अब फिर इस पर मीन में करने से अच्छा है कि आप चुनाव में जाइए और चुनाव में जाकर के अगर सत्ता को घेरनी है तो घेरिए ना, सवालों से घेरिए। कहाँ कहाँ चीजें उनसे छूटी, कहाँ पर वो फेलियर रहे, और अगर आपको जनता मैंडेट देती है तो आप बिहार की बेहतरी के लिए कौन काम करेंगे। अब समय इसका आ गया। अब वो इंटेंसिव रिवीजन पर बात करके क्या करेंगे? जब ड्राफ्ट लिस्ट और फाइनल लिस्ट के बाद चुनाव आयोग ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि मतदान के 10 दिन पहले भी अगर कोई योग्य मतदाता को लगेगा कि मतदाता सूची से हमारा नाम अलग किया गया है, हम जुड़ना चाहते हैं, तो उनको इस बात की इजाजत होगी। इसके बाद अब इसका क्या मतलब रह गया? वो रिवीजन करे, वो जो करे, वो उनका पार्ट है। अब रह गई बात कि अगर बिहार की सरकार जनता के इच्छा और आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है, शायद विपक्ष के नेता को उनको घेरने की जरूरत है। आप कह रहे हैं ना भाई कि जनता बदलाव चाहती है,
तो जनता बदलाव क्यों चाहती है? अब इन सवालों पर सत्ता को घेरे ना। चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर आप उनको घेर करके क्या कीजिएगा? अब तो आपको चुनाव में जाना है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उनको मिला हुआ है, और शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो उनके अधिकार हैं वो उनके पास है। उस अधिकार में बहुत इंटरफेयर करने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। हाँ, उन्होंने ऑब्जर्वेशन अपना दिया, जब आप गए तो आधार को उन्होंने जोड़ा। तो अब मुद्दे जो हैं वो अगर आपके पास हैं तो मुद्दों पर सत्ता को जितना भी आपको कॉर्नर करना है, जितना भी उनको घेरनी है वो घेरिए ना। पिछली बार 2020 में कितने चरणों में चुनाव हुआ था? कोरोना काल था, फिर भी 3 चरणों में चुनाव हुआ था। अगर इस बार भी 2 चरणों में, जो बिहार की ज्योग्राफी है और ज्योग्राफिकल डिवीजन के साथ चुनाव आयोग को लगता है कि हमारे पास इतने पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इतने पुलिसकर्मी हैं, इतने बूथ कर्मी हैं, इस बार तो चुनाव आयोग ने जो 17 जो नियमन दिया है, मैं मानता हूं कि एक आइडियल है। उन्होंने तो कहा कि हम हर बूथ की वेबकास्टिंग करा देंगे, वो रिकॉर्डेड रहेगा। अगर किसी को चुनाव के बाद भी लगेगा कि किसी बूथ पर गड़बड़ी हुई है, वो जो चीजें रिकॉर्डेड रहेगा उससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। उन्होंने बूथ लेवल एजेंट को कहा कि हम उनकी ट्रेनिंग कराएंगे। कई चीजें ऐसी पहली बार चुनाव आयोग ने किया है। 8 लाख वर्कर इस पूरे चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा होंगे। 8 लाख। हाँ बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर पारदर्शी तरीके से चुनाव कराती है चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग से ज्यादा आप सत्ता को घेरिए ना, कि बिहार की इच्छा और महत्वाकांक्षा पर कहां कहां वो फेलियर रहे, और अगर आपको सत्ता मिलेगी तो आप बेहतर करके कैसे दिखाएंगे। अब वक्त इसका आ गया है ना। चुनाव आयोग तो अपनी बात करके चला गया, आप उनको कब तक घेरते रहिएगा? इसने आशीष जी 2020 में जब चुनाव हुआ था 3 चरणों में, और 2015 में चुनाव हुआ था 5 चरणों में। तो जब 2015 में 5 चरणों में चुनाव 2020 में कोरोना काल के बावजूद 3 चरणों में हो सकता है, तो इस बार 2 चरणों में क्या आपत्ति है? देखिए, और चुनाव आयोग अगर ये कह देता कि हम पूरे बिहार का एक ही चरण में चुनाव कराएंगे, फिर देखिए, चुनाव के लिए विपक्ष पूरी तरीके से तैयार बैठी हुई थी, और बिहार की आम जनता इस बार सत्ता परिवर्तन के लिए पूरी तरीके से मुस्तैदी से बैठी हुई है। और 2 चरण हो 4 चरण हो, मामला ये नहीं है। मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बात कहते घूमते थे कि 2 चरणों में चुनाव होगा, हो गया घोषणा। लोग कहते थे कि मेट्रो का जिस दिन उद्घाटन हो जाएगा उसके अगले 1 घंटे बाद घोषणाएं हो जाएंगी, हो गई। तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी के अनुसार हो रही हैं। सबने कहा कि घुसपैठिया, अमित शाह जी आके कहे बिहार में कि घुसपैठियों को हटाने के लिए SIR किया जा रहा है। कितने नाम हटाए गए, कितने जोड़े गए, कितने घुसपैठिया इसमें पकड़े गए, ये भी सार्वजनिक कीजिए डाटा को। नहीं कर रहे हैं। तमाम बातों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था। बिहार की आम जनता पलायन से, बेरोजगारी से, युवा नौकरी की चाहत में डंडे खा रहे हैं, महिलाएं अपराध में झोंकी जा रही हैं। बिहार को पूरी तरीके से अपराधग्रस्त कर दिया गया। NCRB के आंकड़ों में पूरी तरीके से बिहार में आपराधिक राज, गुंडा राज स्थापित है। उसके खिलाफ पूरी बिहार की जनता ने मन बनाया हुआ है। इस बार NDA को उखाड़ फेंकेगी और इंडिया को बिहार की सत्ता सौंपेगी। उससे भयभीत होकर आप 2 चरण में कराइए, 1 चरण में कराइए, 4 चरण में कराइए, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोगों ने अगर आपको फर्क नहीं पड़ रहा, अगर आपको इसमें फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर इसमें बीजेपी एंगल क्यों ढूंढ रहे हैं आप? संतोष जी, मैंने यही इसीलिए कहा कि दोनों चरणों में भाजपा के 2 चरण में मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं से सुन रहा था 2 चरणों की मांग। आपने मीटिंग में बैठकर इलेक्शन कमीशन के साथ जब मीटिंग हुई थी, आपने 2 चरणों की बात नहीं कही। संतोष, आरजेडी ने 2 चरणों की बात नहीं की। बात कही है वो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कह रहे थे। ठीक है कुंतल जी जल्दी से, उसके बाद अनुप्रिया जी आ रहा हूं आपके पास। कुंतल जी आई तो फिर बात ही कहां रह गई? संतोष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने उस मीटिंग में कहा था कि अगर संभव हो सके तो चुनाव 1 चरण में कराया जाए। पर अगर आज चुनाव आयोग ने निर्णय ले लिया है कि चुनाव 2 चरणों में होंगे तो 2 चरणों में हो। भाई, चुनाव आयोग चुनाव को सिर्फ फैसिलिटेट करता है, वोट जनता देती है। और मैं विपक्ष से एक अनुरोध करना चाहूंगा, आपको सरकार का विरोध करना चाहिए, देश की संवैधानिक संस्थाओं का नहीं। देश की संवैधानिक संस्थाओं का विरोध करके आप इंटरनेशनली भारत की डेमोक्रेसी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं।
इस बात को बंद करें आप। पकड़ी गई थी। आपको विरोध करना है तो सरकार का करें, आप हमारा विरोध करें, नीतिगत विरोध करें, राजनीतिक विरोध करें। देश की संवैधानिक संस्थाओं का विरोध करना तो देश का विरोध करने की बात है। इनके नेता भी यही करते हैं, ये लोग भी यही करते हैं। राहुल गांधी विदेशों में जाते हैं, देश की बुराई करने लगते हैं और उसी का अनुकरण इनके प्रवक्ता भी करते हैं। ये एक बहुत बड़ी ऑब्जेक्शनेबल बात है। कांग्रेस पार्टी को कुछ तो सीखना चाहिए। जनता बार बार आपको नकार रही है। आप इंट्रोस्पेक्शन करें, आप अपने अंदर झांके। हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता जब सवाल हम लोग ठीक है सीआई से करते हैं। भाई आप सवाल करें, आप सवाल करें। मैं चाहूंगा कि आप ऐसे सवाल जी को स्क्रीन पर लेकर आए। अनुप्रिया जी, जब वोट जब काट हम दिया जा रहा है तो उस पे क्यों नहीं चर्चा सत्ता होगी? पक्ष कह लीजिए या इनके तो आप विपक्षी हुए, जीरो एड्रेस देके जब आपका लगातार विरोध करते करते ये वोट जब दे दिया जा संवैधानिक रहा है, संस्थाओं का विरोध करने लगते हैं तो मताधिकार क्या का ये बात प्रयोग जनता नहीं करने के लिए समझती? छूट दे दी जा रही है तो क्यों नहीं सवाल उठाएंगे हम लोग? चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। अब मुझसे सवाल पूछा गया, मैं बताती हूँ। अब देखिए, इनकी वोट चोरी हम जो लोग होती है महिलाओं ना। का सम्मान करते हैं, शांति हो जाए। धन्यवाद। भाजपा वाले लोग नहीं है हम। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। देखिए संतोष जी, जो वोट चोरी है ना, वो कर्नाटका में नहीं होती है। जहां जहां कांग्रेस के लोग जीत जाते हैं, वहां पर क्या लोकतंत्र की जीत हो जाती है। इलेक्शन कमीशन इनके साथ में काम करने लगता है, तब हमें रोना चाहिए। मेरे विरोध में, हमारे विरोध में इलेक्शन कमीशन ने हमारे काम कर दिया। अरे कैसे मानसिकता के साथ जी रहे हैं भैया? चुनाव लड़िए। सच्चाई यह है संतोष जी, जो राजनीतिक रूप से पलायन कर चुके हैं बिहार में, अब वो बिहार में 2 फेज में, 3 फेज में, 4 फेज की चिंता कर रहे हैं। इनके पास में बीएलए बूथ लेवल के एजेंट नहीं है, इनके कैंडिडेट इनके पास में नहीं है। ये दम भर रहे हैं और ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। देखिए, बिहार की जनता बहुत प्रबुद्ध है और ऐसे आरोपों प्रत्यारोप से बिहार की जनता बहुत आगे जा चुकी है। बिहार की जनता ने काम देखा है, नीतीश कुमार जी की सुशासन का सरकार देखा है, और जो काम के बदौलत हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हम कह रहे हैं ना कि हम जनता के बीच में 1 फेज में, 2 फेज में इलेक्शन करने की बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने काम किया है। अब इनके नेता ने काम किया होता तब ना। इनके नेता करते हैं पद यात्रा, अब पद यात्रा में लगाते हैं आरोप प्रत्यारोप। मुझे बता दीजिए कांग्रेस के प्रवक्ता, वायनाड में क्या हो गया था? वोट चोरी नहीं हुई थी वहां पे, वहां लोकतंत्र की जीत हो गई थी। अरे जो मैंने कहा ना संतोष जी, जो 14 नवंबर को जो इनका एक रिकॉर्डेड बयान बजना है, ईवीएम में गड़बड़ी, वोटों की चोरी, यह आज से बजना चालू हो गया है और यह जमीनी रूप नहीं, से ईवीएम में गड़बड़ी तो बहुत टाइम से सुनाई नहीं दे रही है, वो उससे आगे निकल गए हैं। खैर, सीपीआई एमएल प्रवक्ता कमलेश जी भी हैं हमारे साथ। कमलेश जी, मुझे एक बात समझ नहीं आती, चुनाव के बाद आप इस तरह की बातें करते तो समझ में भी आता है, चुनाव से पहले जब इस तरह की बातें होने लगती है तो एक मैसेज जनता के बीच में यह भी जाता है कि शायद प्रिपरेशन वैसी नहीं है, शायद पहले से हताशा में आ गई है पार्टियां या गठबंधन। ये इस तरह का मैसेज जनता के बीच में क्यों जा रहा है? फिर चुनाव में आइए अपनी, इस समय तो 1 महीना है आपके पास। आज 6 तारीख है, अगली 6 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है। 1 महीने में आपके पास कोशिशें करने के लिए 30 दिन है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ जिस सवाल को लेकर के एसआईआर करवाया गया था, उस एसआईआर में कहा गया कि यहाँ बड़े पैमाने पर घुसपैठिए आ गए हैं। वो बांग्लादेश से आए हैं, नेपाल से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, म्यांमार से आए हैं। लेकिन पूरे एसआईआर करने के क्रम में तो कहीं कोई घुसपैठिया मिला नहीं। आपने पूरे चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया है। आपने पुलवामा कांड से लेकर के आज तक आप लगातार यही करते हैं। आपके पास कुछ एजेंडा है नहीं, आप चाहते हैं कि सांप्रदायिकीकरण कर दें। पुलवामा कांड में क्या सांप्रदायिकरण हुआ था? कमलेश जी जरा क्लियर कीजिएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जब पत्रकारों के द्वारा कमलेश जी जरा, गणेश कुमार गुप्ता जी से प्रश्न किया गया, कमलेश जी जरा ये सवाल जवाब ये नहीं दे बताइएगा पाए कि तो केवल थैंक यू बोल कर पुलवामा में कौन सा सांप्रदायिकरण हुआ? तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि केवल वोट चोरी की बात नहीं है, ये वोट चोरी के साथ साथ ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली जो एनडीए है, इसने एक नया प्रतिमान चुनाव में खड़ा किया है। वोट चोरी के साथ साथ घूसखोरी, वो घूसखोरी 1000 रुपए नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता से लेकर के 10,000 रुपए तक देने की बात कर रहे हैं। क्या बिहार के बेरोजगार आपको पहले नजर नहीं आ रहे थे? क्या महिलाओं की स्थिति आपको पहले नजर नहीं आ रही थी? जब यही नीतीश कुमार जी ने सामाजिक सर्वेक्षण करवाया था, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, उसमें यह बात आई थी कि 6,000 रुपए से कम आय वाले 94.5 लाख परिवार बिहार में है और उनको 2 लाख रुपए दिया जाएगा। तो आज इनकी घिग्गी नीतीश कुमार की क्यों बंद गई है? वो 2 लाख रुपए देने की बात कहां पर चली गई? आप ऐन चुनाव के वक्त में ये जो सौगात बांटने की बात कर रहे हैं, आप घूसखोरी कर रहे हैं।
आप मुझे बिहार समझ में नहीं एक आ रहा नया, कमलेश जी, बिहार ये में पहली पूरे बार हो देश रहा है क्या में चुनाव में? आप राजनीति में या एक नया जेडीयू प्रतिमान पहली ऐसी स्थापित करने पार्टी का जो इस प्रयास कर तरह, रहे हैं। और बिहार चुनाव की से जनता है, पहले देख रही चुनावी संतोष सौगातें दे जी, रही एक है। लाइन में और बात मैं कह रहा बाकी हूँ, स्टेट्स ये में नहीं होता भाजपा क्या? वाले जो जहाँ संवैधानिक कांग्रेस आई संस्थाओं की सत्ता जो में, बड़ी तब बड़ी नहीं हुआ है बातें क्या? करते हैं, जहाँ पर विपक्ष की पार्टियां संवैधानिक सत्ता में संस्थाएं आई, अगर वहाँ पर अपने चुनावी प्रारूप सौगातें में नहीं नहीं दी गई। रहेगा, अगर काम नहीं करेगी तो सवाल उठेंगे। आज चुनाव आयोग ठीक है कुंतल जी, जल्दी से रिएक्ट कीजिएगा, उसके बाद डॉक्टर संजय जी आपके पास आ रहे हैं। कुंतल जी 30 सेकंड में अपनी बात। संतोष जी, विपक्ष को अगर चुनाव आयोग से इतनी ज्यादा परेशानी है तो ये वही चुनाव आयोग है ना जिसने कि अभी झारखंड में भी चुनाव करवाया था। ये वही चुनाव आयोग है ना जिसने कि बंगाल में चुनाव करवाया था, जिसने कर्नाटका में चुनाव कराया था, जिसने केरला में चुनाव कराया था। अरे भाई कुछ तो सच बोलिए। दूसरी बात, कर्नाटका में वोट चोरी का आरोप लगाया इस देश के कांग्रेस के सबसे बड़े युवराज ने, और उसके बाद जून से आज तारीख आ गई है, जून में इलेक्शन कमीशन ने पत्र लिखा था, आज तक जवाब नहीं दे पाए हैं। अरे भाई आरोप वो लगाइए जो सही में हो। आप आरोप लगा करके विदेश चले जाते हैं, आरोप लगाते हैं, विदेश भाग जाते हैं। क्या बात कह रहे हैं? उनके समय में हुई थी एसआईआर। अब मैं एक बात और बता देता हूं, एक मंत्री हटा दिया भाई। एक बात सर, एक बात और, राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया। राहुल गांधी जी इस देश के नेता विपक्ष हैं। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें पत्र लिख करके, मेल भेज करके जवाब मांगा, आज तक वो जवाब नहीं दे पाए हैं। आज 6 तारीख है, आज तक जवाब नहीं दे पाए हैं। जून 4 को उन्होंने लिखा था। आपने वो शायद उनका बयान नहीं सुना कि मेरा काम लोकतंत्र की रक्षा करना नहीं है, मेरा काम सवाल उठाना है। वो बयान भी बहुत वायरल हुआ था। ले तो भैया इस देश का नेता विपक्ष अगर ये बात कर रहा है तो बेहतर होगा कि उन्हें आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर कांग्रेसियों में जरा भी लोकतंत्र की लाज लज्जा बची है तो वो खुद मांग ले उनसे इस्तीफा। जो नेता विपक्ष लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकता है उसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। सत्ता का विरोध करने के चक्कर में तो क्या ये सेल्फ गोल नहीं हो जाता है? एक जो मैसेज आप जनता को देने की कोशिश करते हैं, या तो आप जनता को ज्यादा बेवकूफ समझ रहे हैं? जनता तो बेवकूफ है ही नहीं। अब समझने की कोई कोशिश करें, वो सत्ता पक्ष करे विपक्ष करे, वो तो उनका पार्ट है। लेकिन मैं जरूर इस बात को मानता हूं कि संवैधानिक संस्थाएं अपना दायित्व पूरा करती है। अब कभी कोई इंसिडेंस ऐसा हो सकता है कि कोई बात कोई पार्टी बोल रही हो और उस तरह के ही निर्णय आए कि ठीक है इतने चरणों में चुनाव होगा, 6 या 7 तारीख से किया जा रहा था, माना जा रहा था कि चुनाव की घोषणा तब तक हो जाएगी, ऐसा प्रिज्यूम किया जा रहा था और प्रिजम्पशन जो है वो उससे मिला, तो वो एक अलग पार्ट है। मैं कह रहा हूं कि रणभेरी बच चुकी है। अब जनता की अदालत में जाइए ना, चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट तो पक्षपात नहीं कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने तो जब 11/11 उनके यहाँ जब याचिकाएं दायर की गई तो सुनवाई की, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ईमानदारी पूर्वक सुनवाई की और सुनवाई करके उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। तो रणभेरी जब बच चुकी है तो जनता की अदालत में जाइए, जनता के सामने कहिए कैसी सरकार आप चुनना चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं या वर्तमान सत्ता को ही आप स्वीकार करना चाहते हैं। कुछ जनता को भी तो सम्मान दीजिए। कितना आरोप प्रत्यारोप में फंस करके जनता के हिस्से को आप किनारे कर दीजिएगा। तो जनता की अदालत में अब जाने का वक्त हो गया और जन सरोकार के जो मुद्दे हैं, चाहे वो मुद्दा शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, पलायन का हो, रोजगार का हो, आप उनको कनेक्ट कीजिए ना कि एक बार हम पर भरोसा करके देखिए। अगर इनको आपने 20 साल समय दिया कम है तो हमें शीर्षवर्धन जी 1 मिनट में अपनी बात को रखिएगा। सभी मेहमानों के पास अब 1-1 मिनट होगा सिर्फ। देखिए 71,000 करोड़ रुपए 50,000 योजनाओं के जो बिल थे उसको नहीं देने वाली ये सरकार, जो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती, पुलिस की सुरक्षा नहीं कर सकती है, के भी बिल थे जो अभी तक नहीं पहुंचे बिहार में और 2023 में नहीं कर एनडीए की सकते, सरकार नहीं थी उस समय, आप उनके साथ थे। 1 सेकंड संतोष जी, बात जब 1 ही मिनट दिए है तो बोल लेने दीजिए भाई। जी जी जी, नहीं तो आप ही बोल लीजिए, हम सुन लेंगे। मैं फैक्चुअल करेक्ट तो करूंगा ना आपको। नहीं फैक्चुअल करेक्शन क्या करना है, इसमें हकीकत है। 71,000 करोड़ डकार के बैठ गई जो सरकार, वो क्या बात करेगी? क्या बात करेगी जो युवाओं को लाठियां मारती है, संविदा कर्मियों को रोजगार में जब वो नौकरी मांगते हैं, नियमित करने की मांग करते हैं, उनको लाठियों से पीटा जाता है। सबने मन बना लिया है, सबने मन बना लिया है कि बिहार में इस सत्ता मद में ठीक है अनुप्रिया जी हो चुकी सरकार को उखाड़ फेंकेगी।
संतोष जी, मुझे लगता है कि आशीष जी को जो है, वर्धन जी को पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत है। ये कोई घोटाला नहीं है, बिहार की जनता जानती है। आप उनको बेवकूफ मत बनाइए। पढ़ लिख के आपको Fearless आना है। चाहिए। अरे कि सुन लीजिए ना मंत्री सर, आपके चोरी में, डकैती में अरे बीच में पकड़े मत जा रहे बोलिए। हैं। इस तरीके से व्यक्तिगत आक्षेप आप मत कीजिए। आशीष जी, मेरे आप पास समय पढ़ने कम है और लिखने को आपने कहा था लेके कि आप महिलाओं का बहुत व्यक्तिगत सम्मान आक्षेप करते हैं, मत बीच में कीजिए। इंटरप्ट नहीं करेंगे मत प्लीज। मैं आक्षेप उसी कीजिए। सम्मान की इनको उम्मीद कर रहा हूँ सच अभी आपसे। सुनाइए। डॉक्टर अनुप्रिया जी, संतोष जी, सवाल है बिहार में कि नीतीश entire कुमार जी ने political क्रिकेट science स्टेडियम और का उद्घाटन किया। प्री पीएफसी का कोर्स करने वाले लोग ज्यादा आप तेज किस नहीं हो जाइएगा। तरीके के नेता बने बैठे हुए हैं। जिसको जनता ने 7 सत्ता वाले से बाहर कर लोग दिया आप ही हो, के प्रवक्ता वो बीच कहते में हैं, बोलने मुख्य का कोई फायदा प्रवक्ता नहीं है। नॉर्मल नहीं, संतोष जी, मुख्य बिहार प्रवक्ता में कहते हैं क्रिकेट कि स्टेडियम का डिप्टी उद्घाटन होता सीएस है। आशीष जी, आपका आपसे इस बिहार तरह के में व्यवहार की पड़ा उम्मीद हुआ नहीं है। करता हूं। इस प्लीज। तरीके की जिस तरह से संतोष जी मेट्रो का बातें जब उद्घाटन होगी, होता है, जब जिस व्यक्तिगत तरह से आक्षेप बिहार लगाया में जाएगा बेटियों को तो हम लोग साइकिल शांत मिलता नहीं है, बैठेंगे। रोजगार डकैतों मिलता का है, राजा है 35 नीतीश कुमार। 35% इस तरीके की आरक्षण स्थिति मिलता है। नहीं होनी प्रवक्ता का चाहिए। समय ले रहे हैं डकैतों प्लीज। का यहाँ कम से सबके कम जो points बहुत राजा जरूरी है हैं। आप वो मान सब लीजिए बुलाए हुए आप मेहमान। क्या? नीतीश कुमार बीच में उन्हें आप बीच में बोले जा रहे हैं। नैतिक ठीक है आप कुत्ता जी, क्या? जल्दी से क्या? 1 मिनट में अपनी बात रखिएगा, उसके बाद आ रहा हूं मैं कमलेश जी आपके ये पास। मानसिक रूप से चुनाव में शिक्षित हो जाना गए चाहिए था, संतोष जी। लेकिन नहीं जाएंगे। संतोष जी, नहीं, हम उसको आज समझ के में आ दिन रहा में है, बिहार झटका लगा में, है। संतोष जी, आज के दिन में बिहार में सिर्फ 2 राजनीतिक धाराएं हैं। सिर्फ 2 राजनीतिक धाराएं हैं। एक राजनीतिक वो धारा है जो 2005 से बिहार को विकास की तरफ ले जा रही है, बीमारू से विकसित राज्य बनाने की तरफ ले जा रही है, और दूसरी राजनीतिक धारा है जिसने बिहार में जंगल राज की स्थापना की कमलेश थी, जी, जो 30 बिहार सेकंड को आपके पास। उस गर्त में लेके चली गई थी। 2 ही विचारधाराएं हैं, तीसरी कोई विचारधारा नहीं है। बिहार में जब प्रधानमंत्री आते हैं तो 5 किलो अनाज देने की बात करते हैं, इसकी घोषणा करते हैं, लेकिन गुजरात में जाते हैं तो वाइब्रेंट गुजरात की बात करते हैं। बिहार का पैसा और बिहार का श्रम गुजरात जा रहा है, दूसरे राज्यों का विकास हो रहा है। बिहार से भारी पैमाने पर पलायन है। सिंचाई, दवाई और पढ़ाई की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। इस सवाल पर बात होनी चाहिए। आप कहते हैं कि ये चुनाव के समय में पैसा खर्च कर रहे हैं, वैसे बिहार का पैसा वो गुजरात ले गए, पता नहीं कौन सी विधि से। ठीक है डॉक्टर संजय जी, इस सवाल के समय पर आज घोषणा करने की क्या जरूरत थी? आप एक दिन बाद शायद मैं ये बताना चाहता हूँ जी जी, कि एक बिहारीपन होने की जरूरत है। इस बार भी तो केंद्र ने जो बजट दिया, कहा गया कि ये बजट कहीं बिहार का बजट तो नहीं है। अगर बिहार के हिस्से में राशि आती है तब भी आपको दर्द होता है, बिहार के हिस्से में राशि नहीं आती है तब भी आप आरोप लगाते हैं। एक स्टैंड तो होना चाहिए, आना चाहिए। बिहार को जरूरत है, बिल्कुल बीमारू राज्य से बिहार को बाहर निकलने की जरूरत है, और यह सत्ता के लिए एक चुनौती है, एक सवाल है। इस पर विपक्ष को घेरनी चाहिए। और दूसरी बात जो कहा जा रहा था, बिल्कुल मैं सहमत हूं कि वो जो 71,000 रुपए का यूटिलिटी सर्टिफिकेट की बात हो रही थी, उसमें महागठबंधन भी उस कालखंड में सरकार में थी। ठीक, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था, उस पे इसने आशीष जी नाराज हो गए। फिलहाल तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी की वजह से डिबेट को ही रोकना पड़ेगा, और आगे देखिए चुनाव एक्सप्रेस।